हेलो मेरे प्यारे दोस्तों इस कहानी की लेखिका हैं डॉक्टर रत्ना मानिक। एक बार फिर मैं अपना बोरिया बिस्तर समेटे नीरू यानी मेरी पत्नी के साथ ट्रांसफ़र का लेटर लेकर लखनऊ की ओर रवाना हो रहा हूँ। जी, क्या पूछा आपने? ओह अच्छा, हाँ जी। इसके पहले हम दोनों और वो दिल्ली में रहते थे। 3 से 4 साल बीतता नहीं कि ट्रांसफ़र का हुक्मनामा हाथ में फड़फड़ाने लगता है। सो इस बार का दाना पानी लखनऊ में लिखा था। मूवर्स एंड पैकर्स के द्वारा हमारा सामान दिए गए पते पर पहुंचने वाला था और हम तीनों भी यानी मैं, नीरू और वो कुछ ही घंटों में अपने नए गरीब खाने में पहुंचने वाले थे। नीरू पिछली सीट पर उसी के साथ बैठी थी। वे 1 मिनट के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ती। मैं बीच बीच में नीरू को चाय कॉफ़ी या स्नैक्स खिलाता रहता था, क्योंकि वो अपने से कुछ भी खाना ही नहीं चाहती थी। खाने पीने के मामले में बहुत ज़िद्दी है नीरू। कहती है पहले उसे खिलाओ फिर वो खाएगी। खैर, किसी तरह बहला फुसला कर मैं उसे और कुछ नहीं तो कुछ फल ही खिला देता हूँ। कंपनी की ओर से घर बड़ा सुंदर मिला था। 3 बड़े बड़े कमरे, लिविंग रूम, आगे छोटा किंतु सुंदर सा बगीचा जहाँ 4 कुर्सियाँ करीने से रखी गई थी। आउट हाउस, सब कुछ बढ़िया था। पड़ोस की मिसेस बागची से कहकर सहायिका का भी इंतज़ाम हो चुका था। मिसेस बागची ने बताया कि वो कल 10 बजे काम पर आएगी। मैंने दफ्तर से 2 दिन का अवकाश ले लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि नीरू पर अकेले काम का बोझ पड़े और फिर वो तो पूरा काम कर भी तो नहीं पाती है। वो तो दिन भर बस उसे लेकर बैठ जाती है बतियाने के लिए। ऐसे समय में मैं नीरू को डिस्टर्ब भी नहीं करता, क्योंकि इसी समय तो वो ज़रा सुकून में नज़र आती है। दूसरे दिन नियत समय पर सहायिका पार्वती आ गई थी काम पर। सांवली पानीदार रंगत, मुस्कुराती हुई आंखें। आने के साथ ही काम में ऐसे जुट गईं जैसे वे हमें बरसों से जानती हों। सारा काम सहेजने के बाद उसने कपड़ों के बड़े से कार्टून बॉक्स की ओर संकेत करते हुए नीरू से पूछा, बीबी जी, अलमारी भी जमा दूं क्या? नीरू ने बिना कुछ कहे अपनी बोझिल सी आंखें, जिसमें जिंदगी के कोई निशान ना थे, मेरी ओर उठा दी थी। मैं नीरू की इन आंखों का सामना नहीं कर पाता हूँ। उसकी आंखों में उठती दर्द की तेज़ लहर मेरे कलेजे के किनारे पर आकर ठहर सी जाती है और मैं देर तक उन लहरों में ऐसे झटपटाता हूँ जैसे गहरे पानी में जीवन की भीख मांगता कोई लाचार व्यक्ति। मैंने झटपट कहा, हाँ, अलमारी का सामान भी जमा दो। वो एक एक कार्टून बॉक्स खोलकर करीने से कपड़े जमाती जा रही थी। अंतिम कार्टून बॉक्स में उसका सामान था। बॉक्स खोलते ही ढेर सारे पीले शर्ट, टी शर्ट बाहर निकलकर मेरे सोए जख्मों को जैसे हरा करने लगे थे। जैसे जैसे ये पीले शर्ट नहीं बल्कि जीवन वृक्ष से झड़े पीले पत्ते हों, जो चीख चीख कर जीवन की नश्वरता का संदेश दे रहे हों। उसके सामान को देखकर मेरा चेहरा जर्द पड़ता जा रहा था। पार्वती अपनी ही रौ में काम करते हुए पूछ बैठी थी, बीबी जी, एक ही रंग के इतने सारे कमीज, इन्हें रखूं या हटा दूं? ये सुनना था कि नीरू जोर जोर से चीख पड़ी, छोड़ो सारे कपड़े, छोड़ो, तुम हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, सब मेरा है, सब मेरे बेटे का है। पार्वती नीरू के इस व्यवहार के लिए तैयार नहीं थी। अचानक से सहम कर एक किनारे खड़ी हो गई और मैं नीरू को शांत कराने की कोशिश में लग गया था। उसे शांत कराते हुए वो खौफनाक मंजर एक बार फिर से मेरी आंखों में तैर सा गया, जब नीरज, मेरे बेटे का 12वीं का रिजल्ट आने वाला था। पिछले कई दिनों से वे बेचैन था, परेशान था, रात में देर देर तक जागता रहता था। किंतु मैं इन सब से बेखबर, घर, नीरज, सबकी जिम्मेदारी नीरू को सौंप कर अपने काम में बुरी तरह से मसरूफ़ हो गया था। नीरू ने उसकी परेशानी को भांप लिया था, पर अपनी चिंता उसे ना दिखाते हुए
वे हर समय उससे बातें करती, उसे हौसला देती, उसे सांत्वना देती कि रिज़ल्ट जो भी हो हमें उससे कोई शिकायत नहीं होगी, और ये रिज़ल्ट यदि मन मुताबिक ना भी हुआ तो क्या हुआ, ये अंतिम रिज़ल्ट तो नहीं है ना। नीरू अंदर से घबराती, बेचैन होते हुए भी अपनी बेचैनी नीरज पर जाहिर न होने देती, लेकिन साए की तरह हर पल उसके साथ रहती। एक रात नीरज आधी रात को उठा और उसने अपने कमरे की बत्ती जला दी। कुछ देर यूं ही बेचैन सा वे कमरे में टहलता रहा। अपने कमरे में लेटी नीरू की आंखें भी नीरज के कमरे के दरवाजे से छन कर आती रोशनी पर जमा हुई थी। शायद बच्चे की चिंता ने उसकी आंखों से नींद को हर लिया था। आहट पाकर वे बाहर निकली। नीरज ने कहा कि उसे प्यास लगी है, लेकिन पानी के लिए वे किचन के बजाय बालकनी की तरफ गया, बहुत तेज़ी से, और पलक झपकते ही सेकंड भर में 13वीं मंजिल से नीचे। नीरू चीखते हुए बदहवास उसकी तरफ दौड़ी थी, पर उसके हाथ में सिर्फ नीरज की पीली टी शर्ट और कभी न ख़त्म होने वाली शूल सी यादें ही हाथ लगी थी। ऐसी यादें जिसने नीरू को और मुझे जिंदा लाश बना दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।